नमस्कार। इतिहास में ना कभी-कभी कुछ ऐसे पन्ने होते हैं जो पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। आज हम मध्य भारत के एक ऐसे ही गहरे राज की पड़ताल कर रहे हैं, रतनपुर साम्राज्य के इतिहास का वो हिस्सा जो लगभग 200 सालों तक अंधेरे में ही डूबा रहा। सोचिए जरा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पूरे साम्राज्य का 200 साल का इतिहास लगभग मिट जाए? कोई साफ रिकॉर्ड नहीं, कोई पक्की जानकारी नहीं, बस 200 साल की एक गहरी खामोशी। और जानते हैं इतिहासकार इसे क्या कहते हैं? अंधकार युग। ये दौर राजा प्रतापमल के शासन के बाद शुरू हुआ। ये एक ऐसी ऐतिहासिक पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। हाँ, ये दौर अंधेरे में तो डूबा है, लेकिन इतिहास कभी भी पूरी तरह से खामोश नहीं होता। हमारे पास कुछ बहुत जरूरी सुराग हैं जो हमें इस अंधेरे में रास्ता दिखा सकते हैं। और हमारा सबसे बड़ा सुराग कहां से आता है? एक बहुत ही मशहूर विद्वान बाबू रेवाराम के काम से। उन्होंने उन शासकों के नामों की एक लिस्ट तैयार की जिन्होंने इस खोए हुए दौर में राज किया था, और यही लिस्ट हमारी पड़ताल का बेस है। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि इस अंधकार के बावजूद भी हमें यह पता है कि राजाओं का एक सिलसिला चल रहा था, एक राजवंश था जो सत्ता में बना हुआ था, और यहीं से हमें कहानी का पहला धागा मिलता है। तो ये हैं हमारी कहानी के कुछ अहम किरदार: जयसिंह देव, धर्म सिंह देव, जगन्नाथ सिंह देव और वीर सिंह देव। ये नाम हमें उस वंश के बारे में बताते हैं जो उस बड़ी घटना की तरफ बढ़ रहा था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और देखिए, ये कोई शांत दौर नहीं था। इसमें काफी ड्रामा और उथल-पुथल थी। मिसाल के तौर पर राजा धर्म सिंह देव की हत्या कर दी गई थी। इससे हमें उस वक्त की राजनीतिक बेचैनी का अंदाजा लगता है। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात, ये राजवंश पूरी तरह से आजाद नहीं था। वो मुगल बादशाहों के असर में काम कर रहे थे। मतलब उनके ऊपर एक बड़ी ताकत का दबदबा था जो उनकी राजनीति को और भी पेचीदा बना रहा था। तो चलिए अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां से ये राज खुलना शुरू होता है। अब हम समझेंगे कि ये साम्राज्य आखिर बिखरा कैसे और इसका इतिहास इतना धुंधला क्यों पड़ गया। तो सवाल ये है कि आखिर ये राजवंश बिखर कैसे गया? ऐसा क्या हुआ कि एक जमा जमाया साम्राज्य कमजोर पड़ गया? इसी सवाल का जवाब अंधकार युग के रहस्य को खोलता है। और इसका जवाब छिपा है इस फैमिली ट्री में। हाँ, ये देखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए यही वो चाबी है जो इस 200 साल पुरानी पहेली को खोलेगी। चलिए इसे आसान तरीके से समझते हैं। तो देखिए, हुआ ये था, जगन्नाथ सिंह देव के दो बेटे थे। बड़े बेटे वीर सिंह देव, वो तो रतनपुर से ही राज करते रहे, लेकिन छोटे बेटे देव सिंह देव ने रायपुर में एक नई ब्रांच, एक नई शाखा ही बना ली। बस यहीं पर सारी कहानी बदल गई। एक ही कलचुरी राजवंश अब दो हिस्सों में बंट गया था, जो आपस में ही मुकाबला कर रहे थे, एक रतनपुर में और दूसरा रायपुर में। ये बंटवारा ही साम्राज्य के कमजोर होने की सबसे बड़ी वजह बना। और हम सब जानते हैं कि जब घर में ही फूट पड़ जाए तो बाहर के दुश्मन तो फायदा उठाएंगे ही। चलिए देखते हैं कि इस बंटवारे ने साम्राज्य को बाहरी हमलों के लिए कितना कमजोर बना दिया। ये तो एक सीधी सी बात है ना, कि एक बटा हुआ घर बाहरी ताकतों के लिए एक आसान निशाना बन जाता है। जब शासक आपस में ही लड़ रहे हों तो वो मिलकर बाहरी दुश्मनों का सामना कैसे करेंगे? और देखिए, हुआ भी बिल्कुल यही। इस बंटवारे के कुछ ही समय बाद 1441 में महमूद खिलजी ने रतनपुर पर हमला कर दिया। एक कमजोर और बटा हुआ साम्राज्य इस हमले को झेलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि एक बटा हुआ घर आखिर कैसे खड़ा रह सकता है? रतनपुर की कहानी हमें यही सिखाती है कि अंदर की फूट बाहर की तबाही का रास्ता खोल देती है। और शायद यही वजह है कि इतिहास के ये 200 साल अंधेरे में गुम हो गए। इतिहास में ना कभी-कभी एक फैसला, बस एक फैसला ही पूरी सल्तनत का भविष्य तय कर देता है। आज हम बात करेंगे 15वीं शताब्दी के एक ऐसे ही शासक बहरेंद्र साय की, और उनके उस एक बड़े फैसले की जिसने उनके पूरे राज को एक नई दिशा दे दी। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, एक राजा है और उसका राज्य लगातार हमलों का सामना कर रहा है। उसकी राजधानी, जो असल में शक्ति का केंद्र होनी चाहिए, वही सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। ऐसे में कोई क्या करेगा? बस यही वो चुनौती थी जिसका सामना बहरेंद्र साई को करना पड़ा। तो ये बात है 1495 से 1544 के बीच की।
ये वो समय था जब बहरेंद्र सायक कलचुरी वंश पर राज कर रहे थे। लेकिन हुआ ये कि उनके शासन की शुरुआत में ही एक ऐसा बड़ा संकट आ खड़ा हुआ जिसने उन्हें एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। तो सवाल ये है कि आखिर वो संकट था क्या? ऐसा भी क्या हो गया था कि साम्राज्य के दिल यानी राजधानी पर ही सवाल उठने लगे? चलिए अब उस असल समस्या को समझते हैं जिसने बहरेंद्र साई को इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर किया। समस्या एक ही थी, लगातार होती लूटपाट। सोचिए, राज्य की पूरी संपत्ति, उसकी स्थिरता, सब कुछ दांव पर लगा था। अरे भाई, जब खजाना ही सेफ नहीं है तो राज्य चलेगा कैसे? ये वाकई एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन थी। और ये सवाल बहुत बड़ा है। सोचिए, जो राजधानी किसी राज्य की शक्ति और गौरव का प्रतीक हो, अगर वो ही हमलावरों के लिए एक आसान टारगेट बन जाए तो फिर शासक के पास बचता ही क्या है? यही वो सबसे बड़ी दुविधा थी जो बहरेंद्र साई के सामने थी। और बस इसी मुश्किल का हल निकालने के लिए बहरेंद्र साय ने एक बहुत ही हिम्मत वाला और निर्णायक कदम उठाया। वो समस्या से भागे नहीं, बल्कि उन्होंने उसका एक स्थायी समाधान निकाला। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो समाधान था क्या। उन्होंने अपनी राजधानी ही बदल दी। जी हाँ, रतनपुर, जो कि एक ऐतिहासिक जगह थी, अब एक कमजोरी बन चुकी थी। इसलिए उन्होंने चुना छुरी कोसई को अपनी नई राजधानी, एक ऐसी जगह जो सामरिक रूप से कहीं ज्यादा सुरक्षित और रक्षात्मक थी। लेकिन देखिए, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। इसे पूरी प्लानिंग के साथ लागू किया गया, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो खतरे की गंभीरता को समझा गया, फिर राज्य की सबसे कीमती चीज यानी शाही खजाने को एक सेफ जगह पर शिफ्ट किया गया, और आखिर में उसी नई जगह से एक नए पावर सेंटर की शुरुआत की गई। तो ठीक है, फैसला तो ले लिया गया, पर इस इतने बड़े फैसले का नतीजा क्या निकला? अब हम यही देखने वाले हैं कि स्थानांतरण का असर क्या हुआ और इसने राज्य के भविष्य को कैसे एक नया आकार दिया। अब देखिए, एक नई राजधानी सिर्फ नाम बदल देने से तो नहीं बनती है ना। बहरेंद्र साय ने इसे सच में शक्ति का केंद्र बनाया। उन्होंने वहां कोसगई मंदिर और चैतुरगढ़ किले जैसे बड़े बड़े निर्माण करवाए और शाही खजाने को भी औपचारिक तौर पर वहीं पर स्थापित कर दिया। इससे साफ पता चलता है कि उन्होंने अपनी नई राजधानी की नींव कितनी मजबूती से रखी थी। तो कुल मिलाकर बहरेंद्र साय को हम कैसे याद रखें? देखिए, वो एक ऐसे राजा थे जिन्होंने सल्तनत फैलाने से ज्यादा उसकी सुरक्षा को जरूरी समझा। उन्हें यह बात समझ आ गई थी कि एक मजबूत राज्य की नींव उसकी सुरक्षा और स्थिरता में होती है, और बस इसी सोच के साथ उन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला लिया। तो जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो ये है कि उनका नेतृत्व करने का तरीका ही अलग था। उन्होंने नए इलाके जीतने के बजाय जो कुछ उनके पास था उसे बचाने पर फोकस किया, और यही चीज उनकी समझदारी और दूर की सोच का सबूत है। और आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है। बहरेंद्र साय की कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा और हिम्मत वाला कदम आगे बढ़ना नहीं होता, बल्कि रणनीतिक रूप से एक कदम पीछे हटकर अपने भविष्य को सुरक्षित करना होता है। नेतृत्व और रणनीति का ये सबक देखा जाए तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। देखिए, इतिहास सिर्फ बड़ी बड़ी किताबों में ही नहीं मिलता। कभी कभी इतिहास की सबसे दिलचस्प कहानियां तो छोटे छोटे सुरागों में छिपी होती हैं, जो हमें बीते हुए वक्त की एक झलक दिखा जाती है। तो चलिए आज ऐसे ही कुछ सुरागों को जोड़कर एक राजा की कहानी जानते हैं। तो सवाल ये है कि जो शासक 500 साल से भी पहले रहते थे, हम उनकी कहानियों के बारे में आखिर जानते कैसे हैं? उनकी जिंदगी कैसी थी, उन्होंने क्या काम किए, उनकी विरासत क्या थी, ये सब हमें पता कैसे चलता है? और इसका जवाब कई बार हमारी नजरों के ठीक सामने होता है, पत्थरों पर तराशा हुआ। सोचिए, इतिहास के कई राज इन शिलालेखों में बंद होते हैं, जो सदियों तक महफूज रहते हैं और हमें बीते हुए कल की दास्तान सुनाते हैं। तो चलिए इन्हीं पत्थरों में छिपी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है राजा बहरेंद्र साय की, और इसे हमें खुद उनके ही शिलालेख बताते हैं। अच्छा, तो बहरेंद्र साय की ये जो कहानी है वो हमें 3 शिलालेखों से मिलती है, जो आज भी मौजूद हैं। इनमें से 2 तो मिले हैं रतनपुर से और 1 कोसंगई से। एक तरह से यही पत्थर के टुकड़े हमारी इस पूरी पड़ताल के गाइड हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोसंगई वाला जो शिलालेख है वो सिर्फ राजा के बारे में नहीं बताता, बल्कि उनके पूरे खानदान की कहानी कहता है।
मतलब बाहिरेंद्र साय से पहले के 5 शासकों के नाम मिलते हैं हमें। सिंघन, ढंढीर, मदन भ्रुमा, रामचंद्र और रत्नसेन। जरा सोचिए, सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा, और उससे हमें उस जमाने की पूरी पॉलिटिकल सेटअप और उस राजवंश की गहरी जड़ों का अंदाजा लग जाता है। ठीक है, तो राजा के खानदान के बारे में तो पता चल गया, पर अब सवाल ये है कि उन्होंने अपनी प्रजा के लिए क्या किया। और यहीं पर कहानी आती है एक तालाब की। ये कहानी बताती है कि वो सिर्फ एक शासक ही नहीं, बल्कि एक बिल्डर भी थे। रतनपुर के शिलालेख हमें एक खास साल पर लेकर जाते हैं, 1495, 1495 AD। ये तारीख उनके शासनकाल के एक बहुत ही अहम पल को दिखाती है। और इसी साल उन्होंने रतनपुर का वो मशहूर बहरैया तालाब बनवाया था। देखिए, ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं था, ये अपनी प्रजा के लिए पानी का इंतजाम और उनकी खुशहाली को पक्का करने का एक बहुत बड़ा कदम था। और यही वो काम होते हैं जो किसी भी शासक की विरासत को सच में महान बनाते हैं। अच्छा, एक अच्छा राजा सिर्फ बनाता ही नहीं है, वो एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है ना? तो चलिए अब ये देखते हैं कि भरेंद्र साई की पॉलिटिकल और मिलिट्री समझ कैसी थी। और ये शिलालेख हमें बताते हैं कि वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने और ज़रूरी अलायंस मतलब गठबंधन बनाने में वाकई माहिर थे। उनकी सोच सिर्फ तालाब बनवाने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उससे कहीं आगे की थी। उनकी ये जो स्ट्रैटेजी है वो कोसंगई किले के मामले में बिल्कुल साफ नजर आती है। उन्होंने 3 स्टेप्स में एक बहुत ही स्मार्ट मूव चला। पहला, मिलिट्री सपोर्ट के लिए बीजापुर के बिसेन ठाकुर के साथ गठबंधन किया। फिर दूसरा, घाटम देव को उस किले का इंचार्ज बनाया। और तीसरा, उसी इलाके की जमींदारी भी घाटम देव को ही दे दी। मतलब एक ही फैसले से मिलिट्री सिक्योरिटी भी पक्की हो गई और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी मजबूत हो गया। कमाल की बात है। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि राजा बाहेंद्र साई ने अपने पीछे क्या विरासत छोड़ी। उनकी विरासत का सबसे सीधा और बड़ा सबूत था पावर का एक स्मूथ ट्रांसफर। बाहेंद्र साय के बाद उनके उत्तराधिकारी कोई और नहीं बल्कि उनके ही बेटे कल्याण साय बने। तो बाहेंद्र साय के बाद उनके बेटे कल्याण साय रतनपुर के अगले राजा बने। इससे हुआ ये कि उनका राजवंश आगे भी चलता रहा। ये बात दिखाती है कि उन्होंने सिर्फ अपने दौर में ही अच्छी तरह राज नहीं किया, बल्कि आने वाले कल के लिए भी एक मजबूत बुनियाद तैयार की थी। तो बाहेंद्र साय की ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे पत्थर के कुछ टुकड़े एक पूरे के पूरे जमाने को हमारे सामने जिंदा कर सकते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास ऐसी न जाने और कितनी कहानियां बिखरी पड़ी हैं जो बस किसी के ध्यान से देखे जाने का इंतजार कर रही हैं। अक्सर हम राजाओं को इतिहास की किताबों में ढूंढते हैं ना, पर कुछ ऐसे भी राजा हुए हैं जो किताबों से ज्यादा लोगों के गीतों में जिंदा हैं। आज हम ऐसे ही एक शासक की कहानी जानेंगे, कल्याण साय, वो राजा जो एक गीत में अमर हो गए। तो सवाल ये है कि आखिर ये थे कौन? वो राजा जिनकी कहानी इतिहासकारों से ज्यादा, पता है किसने, गायकों ने याद रखी। और इसका जो पहला क्लू है, जो पहला सुराग है, वो हमें मिलता है छत्तीसगढ़ के पारंपरिक गोपालल्ला गीतों की इन लाइनों में। ये गीत राजा कल्याण साय की दिल्ली यात्रा के बारे में बताता है और यहीं से हमारी ये खोज शुरू होती है। तो चलिए अब इस लोक कथा के पीछे जो असल इंसान है, जो ऐतिहासिक व्यक्ति है, उनसे मिलते हैं। राजा कल्याण साय ये 16वीं सदी के एक ऐसे शासक थे जिनकी कहानी में इतिहास और लोक कथाएं मतलब हिस्ट्री और फोकलोर ऐसे घुल मिल गए हैं कि आज उन्हें अलग करना लगभग नामुमकिन है। तो सबसे पहले कहानी के ऐतिहासिक हिस्से पर एक नजर डालते हैं। कल्याण साय रतनपुर के शासक थे। इनका शासनकाल था 1544 से लेकर 1581 तक। अब जरा सोचिए, ये वो दौर था जब भारत में मुगल साम्राज्य अपने पीक पर था, अपने चरम पर पहुंच रहा था। और ऐसे में छोटे छोटे राज्यों के लिए अपनी पहचान, अपनी आज़ादी बचाए रखना कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। अपने राज में उन्होंने काफ़ी काम करवाए, जैसे रतनपुर का जो मशहूर जगन्नाथ मंदिर है वो बनवाया और लालपुर शहर की भी स्थापना की। मतलब आज भी ये चीज़ें उनकी विरासत की गवाही देती हैं। लेकिन कल्याण साय की कहानी का सबसे, कह सकते हैं, दिलचस्प मोड़ तब आता है जब वो मुगल दरबार में अपना कुछ वक्त गुजारते हैं। और ये वक्त कोई कुछ दिन या महीने नहीं था, बल्कि पूरे 8 साल का था। 8 साल! सोच कर देखिए, एक राजा अपने राजपाट से इतने लंबे समय तक दूर
आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि उन्हें इतने साल दिल्ली में ही रुकना पड़ गया? ये वो वक्त था जो राजा कल्याण साय ने दिल्ली में मुगल बादशाह अकबर के दरबार में बिताया। कह सकते हैं कि उन्हें वहां एक तरह से रोक कर रखा गया था। अब देखिए, यहां पर जो दिलचस्प बात है वो ये कि सोर्सेस हमें बताते हैं कि इसकी वजह क्या थी। ये कोई जंग या कोई बड़ी साजिश नहीं थी। मामला था रेवेन्यू का, मतलब टैक्स को लेकर मुगल अधिकारियों के साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट हो गया था। और बस इसी मसले को सुलझाने के लिए बादशाह अकबर ने उन्हें दिल्ली दरबार में हाजिर होने को कहा। और सबसे जरूरी बात, जब पूरी सुनवाई हुई तो उनके राज्य पर उनका हक सही साबित हुआ और उन्हें पूरे मान सम्मान के साथ रतनपुर वापस भेज दिया गया। अब ये सिर्फ एक वापसी नहीं थी। सोचिए, ये एक छोटे से राज्य के राजा की उस वक्त की सबसे बड़ी सल्तनत मुगल सल्तनत के सामने एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत थी। और बस यहीं पर इतिहास लोक कथा में बदल जाता है। उनकी दिल्ली की ये जो प्रशासनिक यात्रा थी और फिर ये जो जबरदस्त वापसी हुई, यही वो कहानी बन गई जिसने उन्हें इतिहास की किताबों से निकालकर लोगों के गीतों में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। इसी घटना को गोपालल्ला गीत कुछ ऐसे याद करता है। बड़े राजा कल्याण साय गए दिल्ली के सेवा जाए। ये पंक्तियां सिर्फ एक किस्सा नहीं सुनाती, बल्कि एक राजा की मुश्किल यात्रा और उसके कामयाब अंत का जश्न मनाती हैं। और इसी ने उन्हें लोगों के दिलों में एक हीरो बना दिया। तो कल्याण साई की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी लोक परंपराओं में, हमारे गीतों में ऐसे और न जाने कितने ऐतिहासिक राज दफन हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार। सोचिए, इतिहास का कोई एक पल और उसे बताने के 3 अलग-अलग तरीके, है ना अजीब? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये कहानी है एक शक्तिशाली मुगल सम्राट और एक छोटे क्षेत्रीय राजा की मुलाकात की। और मजे की बात यह है कि ये कहानी सुनाने वाले के साथ ही पूरी तरह बदल जाती है। तो सवाल ये उठता है कि ये मुलाकात आखिर थी क्या? क्या ये सिर्फ एक राजा की सम्राट के दरबार में एक मामूली सी हाजिरी थी, या फिर ये अपनी आन बान और शान के लिए खड़े होने का एक बड़ा ही नाटकीय कदम था? चलिए, आज हम इन्हीं अलग अलग कहानियों की तह तक जाते हैं। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले ये जरूरी है कि हम इस कहानी के जो 2 मुख्य किरदार हैं उनको थोड़ा जान लें। तो देखिए, एक तरफ हैं सम्राट जहांगीर, उस दौर के विशाल मुगल साम्राज्य के मालिक जिनकी हुकूमत पूरे हिंदुस्तान पर थी। और दूसरी तरफ हैं राजा कल्याण साय, रतनपुर के क्षेत्रीय शासक। अब ये जो ताकत का फर्क है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से उनकी मुलाकात के मायने पूरी तरह बदल जाते हैं। तो चलिए इस मामले की पड़ताल शुरू करते हैं और सीधे सबसे बड़े गवाह से ही बात करते हैं, खुद सम्राट जहांगीर से। उनकी अपनी आत्मकथा में इस मुलाकात का जिक्र मिलता है। ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये सीधा जहांगीर की आत्मकथा तुज़ुक-ए-जहांगीरी से लिया गया है। इसमें वो साफ साफ लिखते हैं कि राजा कल्याण साय उनके बेटे के साथ आए और उन्होंने कीमती तोहफे पेश किए। मतलब इस बयान में कोई टकराव या कोई ड्रामा नजर नहीं आता। तो अगर हम जहांगीर के वर्जन को देखें तो मामला बड़ा सीधा साधा लगता है। एक क्षेत्रीय राजा दरबार में आता है, अपनी वफादारी दिखाने के लिए तोहफे देता है और बस बात खत्म। एक बड़े साम्राज्य का एक और आम दिन। लेकिन क्या कहानी वाकई इतनी सीधी थी? अक्सर इतिहास इतना सीधा होता नहीं है। अगर सब कुछ इतना ही सिंपल था तो फिर हमारे पास दूसरी कहानियां क्यों हैं? और बस यहीं से ये मामला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। तो चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। ये कहानी आती है एक स्थानीय इतिहास से और ये जहांगीर की सीधी साधी बात से बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखाती है। ये स्रोत है इतिहास रत्नाकर, जो एक स्थानीय इतिहास है, और ये उस घटना को किसी समर्पण की तरह नहीं बल्कि स्वाभिमान और एक तरह की बगावत के तौर पर दर्ज करता है। अब इस कहानी में जो बात सबसे मजेदार है वो ये कि इस वर्जन के हिसाब से राजा कल्याण साय खाली हाथ दरबार पहुंचे। उन्होंने कोई तोहफा नहीं दिया। जाहिर है सम्राट को गुस्सा आ गया और सजा के तौर पर उनकी तलवार और किला दोनों छीन लिए गए। देखिए, ये कहानी अधीनता की नहीं बल्कि गर्व और स्वाभिमान की है। और ये देखिए, ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। ये है वो दस्तावेज जहां ये अलग अलग बातें दर्ज हैं। सोचिए, एक ही पन्ने पर इतिहास की इतनी अलग अलग परतें। इससे ये तो साफ हो जाता है कि ये एक असली ऐतिहासिक पहेली है। तो अब वो समय आ गया है जब हम इन तीनों कहानियों को आमने सामने रखकर देखेंगे। एक तरफ सम्राट के अपने शब्द, दूसरी तरफ
उनका सरकारी अनुवाद और तीसरी तरफ वो स्थानीय कहानी। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। एक ही मुलाकात, एक ही घटना, लेकिन उसे याद रखने के 3 एकदम अलग तरीके। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए इन तीनों की तुलना करके देखते हैं। जरा इस टेबल पे गौर कीजिए। जहांगीर की अपनी आत्मकथा इसे शांतिपूर्ण समर्पण बताती है। अच्छा, उन्हीं के शासन का एक आधिकारिक अनुवाद इसे धमकी के तहत समर्पण का रूप दे देता है। और तो और तोहफों की संख्या भी बदल जाती है। और फिर आती है स्थानीय कहानी, जो इसे एक अवज्ञाकारी मुलाकात बताती है जिसमें कोई तोहफा था ही नहीं बल्कि सजा मिली। ये जो फर्क है ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। तो जब सबूत ही इतने अलग अलग हों तो हम सच्चाई तक पहुंचे कैसे? यहीं पर हमें यह समझना होगा कि इतिहास सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट नहीं होता। यह सवाल मन में आना लाजमी है कि भाई इनमें से असली कहानी कौन सी है। लेकिन सच कहूं तो इतिहास में जवाब अक्सर सही या गलत में नहीं मिलता। सच तो अक्सर लिखने वाले के नजरिए में छिपा होता है। इतिहासकार ऐसी पहेलियों को सुलझाने के लिए कुछ तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। वो पूछते हैं, इसे लिखा किसने? सम्राट ने या किसी स्थानीय दरबारी ने? इसे लिखने का मकसद क्या था? अपनी ताकत दिखाना या अपने राजा का सम्मान बचाना? जैसे ही हम इन सवालों को दिमाग में रखते हैं, पूरी तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगती है। तो पूरी बात यह है कि जहांगीर के लिए ये उनके विशाल साम्राज्य के कामकाज का एक और सबूत था। इसे व्यवस्थित और अपने कंट्रोल में दिखाना जरूरी था। वहीं दूसरी तरफ रतनपुर के लोगों के लिए ये अपने राजा के स्वाभिमान की कहानी थी। ये दिखाने की कहानी कि देखो, हम शक्तिशाली मुगलों के सामने भी झुके नहीं। और यही इस पूरी पड़ताल का सबसे जरूरी सबक है। इतिहास सिर्फ इस बात का कलेक्शन नहीं है कि क्या हुआ, ये असल में कहानियों का कलेक्शन है और हर कहानी अपने साथ एक नजरिया लेकर आती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम जो भी इतिहास पढ़ते हैं उसमें से कितना हिस्सा वाकई में वैसा ही हुआ था और कितना लिखने वाले के नजरिए से रंगा हुआ है। ये सवाल सिर्फ जहांगीर और कल्याण साई की इस मुलाकात पर नहीं बल्कि इतिहास के हर पन्ने पर लागू होता है। जरा सोचिएगा, आज बात एक ऐसे नाम की जिसके पीछे छिपी है एक बड़ी दिलचस्प कहानी। नाम तो हम सबने सुना है, छत्तीसगढ़। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये नाम आया कहां से? इसकी असल वजह क्या है? शायद बहुत कम लोग जानते हैं। सवाल बहुत सीधा सा है ना, कि भाई छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ों की जमीन आखिर कहते क्यों हैं? पहली बार सुनने में तो यही लगता है कि जरूर कोई पुरानी लोक कथा होगी, कोई कहानी होगी, पर असलियत इससे कहीं ज्यादा मजेदार है। इसका जवाब कहानियों में नहीं बल्कि एक सरकारी रिकॉर्ड में छुपा हुआ है। और ये जो दस्तावेज आप देख रहे हैं ना, यही है वो सुराग जिसकी हमें तलाश थी। अब देखने में तो ये सिर्फ एक पुराना सा कागज लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए इसी एक पन्ने में एक पूरे राज्य के नाम का राज दफन है। तो फिर चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं और शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। ये नाम छत्तीसगढ़ आखिर आया कहां से? आप देखिए, छत्तीसगढ़ नाम जो है वो 2 शब्दों को जोड़कर बना है। 36 मतलब 36 और गढ़ मतलब किला। तो इसका सीधा सा मतलब तो यही हुआ 36 किले। पर असली सवाल तो यह है कि ये पक्का नंबर, ये 36 की गिनती आई कहां से, किसने गिना और इसे आधिकारिक कैसे माना गया? तो हमारी ये जो पड़ताल है इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से। एक सिस्टम था जिसे कहते थे जमाबंदी प्रणाली, और यहीं से कहानी की सारी परतें एक एक करके खुलना शुरू होती हैं। अब ये जो जमाबंदी सिस्टम था ना, ये सिर्फ टैक्स वसूलने का कोई तरीका नहीं था। नहीं, ये असल में पूरे इलाके के लिए एक नया ढांचा, एक नया स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश थी। एक ऐसी व्यवस्था जहां हर चीज को कायदे से रिकॉर्ड किया जा सके। और यहां पर सबसे काम की बात यही है, इसी जमाबंदी सिस्टम ने पहली बार ऑफिशियली गढ़ को सिर्फ एक किला नहीं माना, बल्कि उसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, मतलब एक प्रशासनिक इकाई का दर्जा दिया। और बस यहीं से उस नाम की नींव पड़ गई जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इस पहेली के अगले और शायद सबसे अहम सुराग पर। यह एक सिंगल लेकिन बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है। इसका नाम था राजस्व पुस्तिका। ये जो राजस्व पुस्तिका थी, ये कोई मामूली हिसाब किताब की बही नहीं थी। इसमें सिर्फ आंकड़े या नंबर नहीं थे, नहीं, ये तो उस जमाने के शासकों के लिए पूरे राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन का एक पूरा डिटेल्ड रिकॉर्ड था।
मतलब अंदाजा लगाइए कि इसमें कितनी बारीकी से चीजें दर्ज थी। जैसे कि इसमें साफ साफ लिखा था कि सिर्फ खालसा इलाके से ही 6.5 लाख रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू आता था। मतलब हर छोटी बड़ी जानकारी, सब कुछ इसमें था। तो सवाल वही है, ये पुस्तिका इस नाम के रहस्य को हमेशा के लिए सॉल्व कैसे करती है? वो टर्निंग पॉइंट, वो निर्णायक पल कब और कैसे आया? तो कहानी में असली मोड़ आता है साल 1868 में। इससे पहले तक ये जो पुस्तिका थी, ये बस एक इंटरनल सरकारी रिकॉर्ड था। लेकिन 1868 में पहली बार कोई बाहरी शख्स, एक ब्रिटिश अफसर, इसकी सिस्टमैटिक तरीके से जांच पड़ताल करता है। इन अफसर का नाम था मिस्टर चिश्म, और उनका ये जो अध्ययन था, ये सिर्फ कोई रूटीन जांच नहीं थी। इसने इस अंदरूनी रिकॉर्ड को एक पक्का, एक सॉलिड हिस्टोरिकल फैक्ट बना दिया। और उन्होंने जो खोज निकाला, उसने वाकई सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। अब यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। मिस्टर चिश्म की स्टडी, जो पूरी तरह से उसी पुस्तिका पर बेस थी, उसने एक बहुत ही क्लियर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को कंफर्म किया कि पूरा का पूरा इलाका असल में 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक था रतनपुर, जिसके अंडर आते थे 18 गढ़, और दूसरा था रायपुर, और उसके अंडर भी थे ठीक 18 गढ़। और जब इन दोनों हिस्सों को जोड़ा गया तो क्या मिला? उन्होंने ऑफिशियली डॉक्यूमेंट किया कि कुल मिलाकर ठीक 36 गढ़ हैं। 18 रत्नपुर के, 18 रायपुर के, 18 और 18 हो गए 36। और ये इतिहास में पहली बार था जब किसी ने इस गिनती को इतने साफ तौर पर आधिकारिक रूप से दर्ज किया था। और बस यहीं पर पूरी कहानी साफ हो जाती है। ये दिखाता है कि कैसे एक मामूली सा लगने वाला सरकारी कागज, एक रेवेन्यू बुकलेट, एक पूरे इलाके के नाम और उसकी पहचान की वजह बन गया, हमेशा हमेशा के लिए। ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है ना, कि हमारे चारों तरफ जो ये मामूली से दिखने वाले सरकारी कागजात हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हैं, उनमें न जाने और कितनी ऐसी ही दिलचस्प कहानियां, कितने ऐतिहासिक सच दबे पड़े होंगे। शायद हर फाइल में एक कहानी इंतजार कर रही है। नमस्ते। आज ना हम सब मिलके इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, एक पुराने रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे हाथ एक ऐसा दस्तावेज लगा है जो हमें प्राचीन छत्तीसगढ़ के एक शाही परिवार की कहानी बताता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। ये देखिए, यही वो दस्तावेज है जो हमारी आज की पूरी पड़ताल का आधार है। इसे तैयार किया था इतिहासकार ठाकुर प्यारेलाल ने। ये सिर्फ कुछ नाम और तारीखें नहीं हैं, बल्कि ये उस समय में झांकने की एक खिड़की है, और हम इसे परत दर परत खोलने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि राजा कल्याण साई के बाद गद्दी पर कौन बैठा? उनकी विरासत को आखिर किसने संभाला? ये दस्तावेज ना किसी पहेली से कम नहीं है, और हम इसके टुकड़ों को एक एक करके जोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत करते हैं। ये रिकॉर्ड हमें सीधा 16वीं सदी के आखिर में ले जाता है और बताता है कि सबसे पहले कौन कौन से शासक आए। और इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम हमारे सामने आता है वो है लक्ष्मण साय का। एक ऐसा नाम जो सदियों से इस दस्तावेज में छिपा हुआ था। ठाकुर प्यारेलाल के रिकॉर्ड के हिसाब से लक्ष्मण साय ने साल 1581 में गद्दी संभाली थी। लक्ष्मण साय के बाद कहानी आगे बढ़ती है और मंच पर आते हैं शंकर साय। और फिर पूरे 15 साल बाद यानी 1596 में शंकर साय ने सत्ता संभाली। अब जरा सोचिए, इन 15 सालों में क्या क्या हुआ होगा। ये दस्तावेज हमें सिर्फ तारीख तो बताता है, पर कहानी तो हमें खुद सोचनी पड़ती है। अब हम 17वीं सदी में आ चुके हैं और हमें तीसरा नाम मिलता है त्रिभुवन साय। उनका शासन शुरू हुआ साल 1622 में, जो पिछले शासक से 26 साल बाद था। इतना लंबा गैप क्यों? क्या ये एक शांतिपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण था, या इसके पीछे कोई और ही कहानी है? ये दस्तावेज हमें बस इशारे देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये वंशावली तो अभी बस शुरू हुई है। चलिए देखते हैं कि इस शाही परिवार का सफर हमें और कहां ले जाता है। लिस्ट में अगला नाम है जगमोहन साय का, मतलब दुनिया को मोहने वाला। क्या उनका राज भी उनके नाम की तरह ही प्रभावशाली रहा होगा? रिकॉर्ड के मुताबिक उनका समय था साल 1635। और अब मिलते हैं इस कड़ी के 5वें शासक से, अदली शाह, जिनके लिए स्रोत में साल 1649 दर्ज है, यानी जगमोहन साय के 14 साल बाद। और अब हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, जहां हमें इस दस्तावेज में दर्ज आखिरी शासक का नाम मिलता है, रणजीत साल।
और इस लिस्ट का अंत होता है साल 1675 के साथ। सोचिए, इस एक दस्तावेज ने हमें लगभग एक सदी का सफर करा दिया है। तो हमने अलग अलग नाम और साल देखे, जैसे एक पहेली के बिखरे हुए टुकड़े। अब वक्त है इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि ये पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। तो ये देखिए, पूरी की पूरी समय रेखा एक ही नज़र में, लक्ष्मण साई से शुरू होकर रणजीत साई तक। मतलब ये दस्तावेज हमें लगभग 94 साल के शासन की एक सीधी सादी कहानी बता रहा है। हो सकता है ये उस दौर में स्थिरता का प्रतीक हो, या फिर कौन जाने इन सालों के बीच के गैप में न जाने कितनी ही और कहानियां छुपी हों जो शायद हम तक कभी पहुंच ही ना पाएं। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सिर्फ कुछ नामों और तारीखों की एक लिस्ट हमें इतिहास के बारे में आखिर क्या सिखा सकती है? ये हमें याद दिलाती है कि हर नाम के पीछे एक कहानी है और हर तारीख एक पूरे युग को समेटे हुए है। और ऐसे ही छोटे छोटे रिकॉर्ड्स हमारे अतीत को जिंदा रखते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। कभी सोचा है कि इतिहास का एक यूं ही साधारण सा दिखने वाला पन्ना क्या वो दो अलग अलग शासकों और एक बहुत बड़ी एक यादगार यात्रा की कहानी को आपस में जोड़ सकता है? आज हम सब मिलकर यही देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा सोर्स, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें नाम, तारीखें और घटनाएं भरी पड़ी हैं। देखकर लगता है कि शायद किसी एग्जाम की तैयारी के लिए बनाए गए नोट्स हैं। हमारा काम है इन सब तथ्यों को लेना और इन्हें एक साफ और आसानी से याद रह जाने वाली कहानी में बदलना। तो सबसे पहले हमारे सामने है लक्ष्मण राय। इनकी कहानी शुरू होती है 16वीं सदी के बिल्कुल आखिर में, साल 1581। हमारे सोर्स के हिसाब से यही वो साल है जहां से लक्ष्मण राय के शासन का सफर शुरू होता है। इनका सबसे बड़ा योगदान क्या था? इन्होंने बनवाई देश बही। अब ये सिर्फ कोई हिसाब किताब की किताब नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो पूरे राज्य का कह लीजिए एक ऑफिशियल रिकॉर्ड था। टैक्स कहाँ से आया, कहाँ खर्च हुआ, राज्य के पास क्या क्या संसाधन है, सब कुछ। मतलब शासन चलाने के लिए ये एक बहुत ही जरूरी चीज थी। चलिए अब इसी पन्ने पर आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं दूसरे शासक से, तखत सिंह। इनकी प्रोफाइल थोड़ी ज्यादा डिटेल्ड है। सोर्स बताता है कि इनका राज 17वीं सदी के आखिरी में था, 1685 से 1689 तक। ज्यादा लंबा नहीं, लेकिन इस दौरान काफी कुछ हुआ। और यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। तखत सिंह सिर्फ एक लोकल राजा नहीं थे, उनका शासन उस दौर में था जब मुगल सम्राट औरंगजेब का राज था। तो ये बात उन्हें एक बहुत बड़े ऐतिहासिक मंच पर खड़ा कर देती है। उनकी विरासत आज भी जिंदा है तख्तपुर शहर के नाम में, जिसे उन्होंने ही बसाया था। इस दस्तावेज से हमें उनके परिवार के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, जैसे कि उनके 3 भाई थे और उनके बेटे राज सिंह के उत्तराधिकार को लेकर भी एक काफी दिलचस्प बात पता चलती है। और अब आता है वो हिस्सा जो दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी स्थानीय कहानी देश के एक बड़े इतिहास का हिस्सा बन जाती है। सोर्स में महान छत्रपति शिवाजी की एक यात्रा का जिक्र है। सोर्स एक तरह से शिवाजी के आगरा से भाग निकलने का पूरा रूट मैप दिखाता है। और देखिए, इस अविश्वसनीय रास्ते में रतनपुर का जिक्र खास तौर पर किया गया है। 22 सितंबर 1666 ये वो तारीख है जब शिवाजी की ये मुश्किल और जोखिम से भरी यात्रा आखिरकार अपनी मंजिल रायगढ़ में पूरी हुई। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? ये सोर्स इस ऐतिहासिक घटना को सीधे सीधे तखत सिंह के शासनकाल से जोड़ता है। जरा सोचिए इस बात को। एक स्थानीय राजा के लिए उस समय के सबसे बड़े भगोड़े जो आगे चलकर सम्राट बनने वाले थे, उन्हें अपने राज्य में पनाह देना ये कितना बड़ा रिस्क भी रहा होगा और कितनी बड़ी इज्जत की बात भी। तो ठीक है, इतनी सारी जानकारी से भरे इस पन्ने से हमें आखिर क्या समझना चाहिए? हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग तरह के शासक हैं। एक लक्ष्मण राय, जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड रखने के लिए जाने जाते हैं, और दूसरे तखत सिंह, जो अपने समय के बड़े बड़े ऐतिहासिक लोगों से जुड़े होने की वजह से जाने जाते हैं। और आखिर में ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कैसे इतिहास का महज एक पन्ना स्थानीय राजाओं, मुगल बादशाहों और मराठा योद्धाओं को एक ही कहानी का हिस्सा बना सकता है। ये दिखाता है कि इतिहास की हर कड़ी, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना लगे, एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा होती है। कभी कभी इतिहास का बस एक छोटा सा पन्ना एक राजा की पूरी जिंदगी, उसकी बनाई हुई दुनिया और उसके एक दुखद वादे की पूरी कहानी कह जाता है। तो आइए समझते हैं कि कैसे कुछ पुरानी पंक्तियां एक पूरे दौर को हमारे सामने जिंदा कर सकती हैं।
तो ये है वो दस्तावेज जहां से हमारी आज की कहानी निकल कर आई है। देखिए, ये सिर्फ लिखे हुए शब्द नहीं है, ये एक राजा के राज, उसके बड़े बड़े कामों और उसकी जिंदगी के एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ का पूरा रिकॉर्ड है। चलिए इन तथ्यों में जान डालते हैं और देखते हैं कि कहानी कैसे सामने आती है। तो बात हो रही है राजा राज सिंह की। आखिर कौन थे ये और इनका दौर कौन सा था जब इन्होंने इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी? सबसे पहले बात करते हैं समय की। राज सिंह का शासन शुरू हुआ 1689 में और चला 1712 तक। यही वो दौर था जब उन्होंने अपनी विरासत की बुनियाद डाली। पूरे 23 साल। सोचिए, किसी भी शासक के लिए इतना वक्त काफी होता है अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए। तो सवाल यही उठता है कि इन 23 सालों में राज सिंह ने आखिर किया क्या? चलिए अब बात करते हैं राज सिंह के उन कामों की जो आज भी मौजूद हैं, मतलब उनकी बनाई हुई इमारतें। एक राजा के तौर पर वो सिर्फ हुकूमत नहीं करते थे, बल्कि एक बहुत बड़े निर्माता, एक बिल्डर भी थे। और उनके काम का दायरा देखिए, मतलब कमाल का था। एक तरफ तो उन्होंने दलपुर में शानदार बादल महल बनवाया और वहीं दूसरी तरफ सिर्फ एक महल नहीं, बल्कि रतनपुर के पास राजपुर नाम का पूरा शहर बसा दिया। ये दिखाता है कि उनकी सोच कितनी बड़ी थी। लेकिन बात सिर्फ इमारतों और शहरों पर खत्म नहीं होती। राज सिंह की एक और पहचान थी। वो थे कला और साहित्य के बहुत बड़े प्रशंसक और संरक्षक। चलिए कहानी के इस पहलू को भी समझते हैं। उनके दरबार में एक बहुत ही खास शख्सियत थी, कवि गोपाल मिश्र, और उनकी लिखी खूब तमाशा तो बहुत ही मशहूर हुई। देखिए, जब किसी राजा के दरबार में ऐसे कलाकार और कवि होते हैं ना, तो ये साफ पता चलता है कि उस शासक के लिए कल्चर और नॉलेज की क्या अहमियत थी। तो अब तक तो सब अच्छा चल रहा था, एक कामयाब राजा, एक निर्माता, कला का संरक्षक। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, और राज सिंह की कहानी का ट्विस्ट वो बहुत ही पर्सनल और दुख भरा था। सवाल ये है कि एक ऐसा राजा जिसका राज इतना अच्छा चल रहा था, सब कुछ बना रहा था, उसका अंत इतना अजीब, इतना अनएक्सपेक्टेड कैसे हुआ? बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। इस पूरी कहानी के बिगड़ने की शुरुआत हुई एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी से। राजा के अपने बेटे विश्वनाथ सिंह ने आत्महत्या कर ली, और ये सिर्फ एक पिता के लिए सदमा नहीं था, इस एक घटना ने पूरे राज्य का भविष्य ही बदल कर रख दिया। बेटे को खोने के गम में डूबे राजा राज सिंह ने अपनी बहू से एक वादा कर दिया, एक वचन, कि वो राजपाट उसे सौंप देंगे। ये शायद एक ससुर का अपनी बहू के लिए सम्मान था, या फिर अपने बेटे की याद में उठाया गया एक बहुत ही भावुक फैसला। और बस इसी एक वचन ने सब कुछ बदल दिया। जो उत्तराधिकार के आम नियम थे वो टूट गए, राजा तो अपने वचन में बंध गए, और नतीजा ये हुआ कि गद्दी उसे नहीं मिली जिसे मिलनी चाहिए थी। तो फिर राजा कौन बना? कहानी का अंत देखिए कितना अनएक्सपेक्टेड है। उस वचन की वजह से जो उलझनें पैदा हुईं, उसके चलते ना तो राजा का कोई और वारिस, न ही उनकी बहू, बल्कि उनके चाचा सरदार सिंह अगले राजा बने। सोचिए, एक वादा और पूरे राज्य का नक्शा ही बदल गया। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक शासक के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, अपना दिया हुआ वचन निभाना या अपने राज्य की सुरक्षा और स्थिरता? उसका असली कर्तव्य क्या है, एक निजी वादा या फिर अपने राज्य के प्रति जिम्मेदारी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। अक्सर जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ और महान राजाओं के किस्से आते हैं। लेकिन जानते हैं, कभी कभी इतिहास के पन्नों में छिपी सिर्फ चंद लाइनें ही हमें एक पूरे दौर की झलक दे जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही किस्से में उतरेंगे, कहानी सरदार सिंह की, जो 18वीं सदी के भारत के एक शासक थे। और ये देखिए, यही है वो ऐतिहासिक दस्तावेज जहां से सरदार सिंह की पूरी कहानी हमें मिलती है। बस एक पन्ना। ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प है कि कैसे इतिहास के ये छोटे छोटे टुकड़े भी एक शासक और उसके दौर की पूरी तस्वीर सामने रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस दस्तावेज के जरिए जानते हैं कि ये सरदार सिंह आखिर थे कौन। तो बात है 18वीं सदी की शुरुआत की। सरदार सिंह ने 1712 से 1732 तक यानी पूरे 20 साल तक राज किया, और ये एक ऐसा दौर था जिसने उस इलाके पर एक बहुत ही, कह सकते हैं, गहरी और शायद थोड़ी स्याह छाप छोड़ी।
तो सवाल ये उठता है कि इन 20 सालों की कहानी शुरू कैसे हुई, सरदार सिंह को रतनपुर का शासन मिला कैसे? तो स्रोत से हमें पता चलता है कि सरदार सिंह अपने चाचा राज सिंह के बाद गद्दी पर बैठे थे, मतलब सत्ता परिवार के अंदर ही रही। लेकिन असली सवाल तो ये है कि उन्होंने इस ताकत का किया क्या? और बस यहीं पर ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। ये दस्तावेज हमें उनके बारे में एक ऐसी बात बताता है जो शायद उनके पूरे राज को एक ही शब्द में समेट देती है। आखिर वो कैसे राजा थे? क्या लोग उन्हें पसंद करते थे? क्या वो कोई महान शासक थे? इतिहास उन्हें किस एक शब्द से याद रखता है? इतिहासकार ने उनके पूरे 20 साल के राज को सिर्फ एक शब्द में समेट दिया, निष्ठुर। जी हाँ, निष्ठुर मतलब एक ऐसा शासक जो बेरहम था, जिसमें दया भाव का नामो निशान नहीं था। सोचिए, बस एक शब्द और वो उनके पूरे शासनकाल पर एक काली परछाई की तरफ फैल जाता है। दस्तावेज में साफ साफ लिखा है, वे भी निष्ठुर थे। बस यही एक लाइन उनकी पूरी विरासत बन गई। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर उन्होंने किया क्या होगा कि इतिहास ने उन्हें इस तरह से याद रखा। खैर, हर कहानी का एक अंत तो होता ही है, तो सवाल ये है कि इस निष्ठुर शासन का अंत कैसे हुआ? दिलचस्प बात यह है कि अपनी जिंदगी के आखिर में भी सत्ता पर उनकी पकड़ वैसी ही बनी रही। उन्होंने खुद ये तय किया कि उनके बाद रतनपुर का शासन मोहन सिंह को मिलेगा, ये पक्का करते हुए कि उनकी मर्जी ही आखिरी फैसला हो। और फिर अपने उस 20 साल के कठोर शासन के बाद 60 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। तो उन्होंने गद्दी तो मोहन सिंह को सौंप दी, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए एक बहुत ही मार्मिक और अनसुलझा सवाल। उनके 6 छोटे भाई जो उस वक्त नाबालिग थे, अब वो अनाथ हो चुके थे। और बस यहीं पर आकर ये ऐतिहासिक दस्तावेज एकदम खामोश हो जाता है। एक निष्ठुर शासक की कहानी तो पूरी हो गई, लेकिन उन 6 भाइयों का क्या हुआ? उनका भविष्य कैसा रहा? इतिहास हमें हमेशा सारे जवाब नहीं देता है ना। कभी कभी वो हमें सिर्फ कुछ गहरे सवालों के साथ छोड़ जाता है, सोचने के लिए। देखिए, इतिहास में जब भी हम बड़े बड़े साम्राज्यों के अंत की बात करते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? जाहिर है, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, साजिशें, यही सब है ना। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर सदियों पुराना एक राजवंश सिर्फ एक राजा के व्यक्तिगत दुख की वजह से खत्म हो जाए? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है रतनपुर के कलचुरी वंश के आखिरी स्वतंत्र शासक रघुनाथ सिंह की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतनी मजबूत पकड़ रखने वाला ये कलचुरी राजवंश, जिसे हैहई वंशी भी कहते हैं, मराठों के सामने बिना लड़े ही कैसे ढह गया? कोई बड़ी जंग नहीं, कोई लंबा संघर्ष नहीं, बस खत्म। इसका जवाब, जैसा मैंने कहा, एक राजा की पर्सनल ट्रेजेडी में छिपा है। तो चलिए इतिहास की इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू होती है रघुनाथ सिंह से, एक ऐसे राजा जिनके राजा बनने की किसी को, शायद खुद उन्हें भी, कोई उम्मीद नहीं थी। मतलब वो कोई जन्म से राजकुमार नहीं थे जिन्हें गद्दी मिलनी ही थी। किस्मत ने, या कहें कि हालातों ने, उन्हें सिंहासन पर बिठा दिया था। और जानते हैं, जब वो राजा बने तो उनकी उम्र क्या थी? 60 साल। जी हाँ, 60। ये वो उम्र होती है जब ज्यादातर राजा अपनी विरासत अगली पीढ़ी को सौंपने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन रघुनाथ सिंह के लिए तो यहीं से एक मुश्किल जिम्मेदारी की शुरुआत हो रही थी। तो सवाल यह है कि वो राजा बने कैसे? हुआ ये कि साल था 1732। उनके बड़े भाई, जो उस वक्त राजा थे, सरदार सिंह, उनकी कोई अपनी औलाद नहीं थी। और जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो राजवंश को आगे बढ़ाने का सवाल खड़ा हो गया। तब जाकर उन्होंने अपने 60 साल के भाई रघुनाथ सिंह को अपना वारिस बना दिया, मजबूरी में, जरूरत के हिसाब से। ये सारी बातें हमें उस दौर के लिखे हुए दस्तावेजों से पता चलती हैं, जो इस पूरी घटना पर रोशनी डालते हैं। खैर, राजा तो वो बन गए, लेकिन अब देखते हैं कि उनके राज पर संकट के बादल कैसे मंडराने लगे। देखिए, जिस वक्त रघुनाथ सिंह ने गद्दी संभाली, ठीक उसी वक्त दक्षिण में एक बहुत बड़ी ताकत उभर रही थी, और वो थे मराठा। और ये ताकत बहुत जल्द रतनपुर के दरवाजे पर भी दस्तक देने वाली थी। ये 18वीं सदी का दौर था, और मराठा साम्राज्य, आप समझिए कि एक तूफान की तरह पूरे सेंट्रल इंडिया में फैल रहा था। उनकी फौजी ताकत और उनका बढ़ता दबदबा आसपास के सभी राज्यों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था। और जाहिर है, इस तूफान की पहुंच से रतनपुर भी दूर नहीं रह सकता था।
और फिर वो साल आ ही गया जिसने रतनपुर की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 1741, जब मराठा सेना ने रतनपुर पर चढ़ाई कर दी। अगर हम टाइमलाइन पे नजर डालें तो पता चलता है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। सोचिए, 1732 में रघुनाथ सिंह राजा बने। ठीक 9 साल बाद 1741 में मराठों का हमला हो गया और उसके बस 4 साल बाद 1745 तक सत्ता पूरी तरह से हाथ से निकल चुकी थी। कुछ ही सालों में एक पूरा राजवंश खत्म। अब ये जो हमला हुआ, ये भी बड़े अजीब हालात में हुआ। मराठा सेनापति थे भास्कर पंत, जो असल में तो भोंसला शासक रघुजी प्रथम के लिए उड़ीसा जीतने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्होंने रतनपुर पर हमला बोल दिया। उनकी तोपों ने किले की दीवार का एक हिस्सा गिरा दिया। अब जब हालात बिगड़ने लगे तो राजा रघुनाथ सिंह ने पहले तो दौलत देकर मामला शांत करने की, एक तरह से संधि करने की कोशिश की। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आता है, क्योंकि इस राज्य का पतन सिर्फ मराठा तोपों की वजह से नहीं हुआ। इसके पीछे जो असली वजह थी वो थी राजा का अपना व्यक्तिगत दुख। सोचिए, बाहर दरवाजे पर दुश्मन की सेना खड़ी है और अंदर महल में जो राजा है वो एक ऐसे गम में डूबा हुआ है जिससे वो निकल ही नहीं पा रहा है। वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। और यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ है। ऐतिहासिक दस्तावेज साफ साफ बताते हैं कि राजा रघुनाथ सिंह अपने इकलौते बेटे की मौत से बहुत गहरे सदमे में थे। वो इतना टूट चुके थे इस गम से कि राजकाज के कामों में उनका जरा भी मन नहीं लगता था। सब कुछ छोड़ चुके थे वो। और इसी टूटे हुए दिल का, इसी उदासीनता का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जब भास्कर पंत की सेना ने हमला किया तो रघुनाथ सिंह ने बिना कोई लड़ाई लड़े सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए। बस एक राजा का व्यक्तिगत दुख एक पूरे साम्राज्य की किस्मत लिख गया। और इसी सरेंडर के साथ रतनपुर के इतिहास का एक पन्ना पलट गया और एक नया अध्याय शुरू हुआ। ये था मराठा शासन का दौर। ये जो पावर शिफ्ट था ये बिल्कुल साफ था। 1741 के हमले के बाद रघुनाथ सिंह राजा तो रहे, पर सिर्फ नाम के। अब वो एक आजाद राजा नहीं थे, वो मराठों के अधीन काम कर रहे थे। उनकी अपनी कोई ताकत, कोई संप्रभुत्व अब नहीं बची थी। और फिर आखिरकार 1745 में जो औपचारिकता बची थी वो भी खत्म हो गई। रघुनाथ सिंह को पूरी तरह से गद्दी से हटा दिया गया और भोंसला शासक ने मोहन सिंह को रतनपुर का पहला मराठा एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक बनाकर भेज दिया। और इसी के साथ पावर का ट्रांसफर पूरा हो गया। रघुनाथ सिंह का राज भले ही बहुत छोटा और दुख भरा रहा हो, लेकिन ये सिर्फ एक राजा के राज का अंत नहीं था, ये एक पूरे युग का अंत था। तो इतिहास में रघुनाथ सिंह को कलचुरी या हैहयावंशी राजवंश के आखिरी आजाद बादशाह के तौर पर याद किया जाता है। सिर्फ यही नहीं, वो रतनपुर के शाही खानदान के आखिरी चिराग भी थे और उन्हीं के साथ उस महान राजवंश की आजादी का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। तो आखिर में एक सवाल पीछे रह जाता है, क्या रतनपुर का पतन सिर्फ एक दुखी राजा की बेरुखी का नतीजा था, या फिर ये उस दौर की बड़ी ताकतों के सामने एक छोटे से राज्य की नियति थी जिसे टाला नहीं जा सकता था? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है। नमस्कार। देखिए, इतिहास में अक्सर हम जीत और पराक्रम की कहानियां सुनते हैं, पर कुछ कहानियां विश्वासघात की भी होती हैं। आज हम एक ऐसे ही सेनापति भास्कर पंत की कहानी पर नजर डालेंगे जिनका अंत एक धोखे से हुआ। तो सवाल यही है कि आखिर वो कौन सा मराठा सेनापति था जिसका पूरा का पूरा विजय अभियान एक साजिश की वजह से खत्म हो गया। चलिए इसी ऐतिहासिक गुत्थी को आज सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं भास्कर पंत। ये राघोजी भोसले के सबसे काबिल और भरोसेमंद सेनापतियों में से एक थे और इनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वो थी बंगाल में मराठा साम्राज्य का परचम लहराना। और हाँ, जो भी बातें हम यहाँ कर रहे हैं वो सीधे ऐतिहासिक दस्तावेजों से ली गई हैं। इससे ये पक्का होता है कि हम जो भी कहानी बता रहे हैं उसके तथ्यों से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है और आपके सामने एक बिल्कुल साफ तस्वीर पेश की जा रही है। तो चलिए वक्त में पीछे चलते हैं। साल था 1741। एक तरफ भास्कर पंत की सेना बंगाल में धमक मचा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों मील दूर रतनपुर नाम के एक राज्य में सत्ता का एक बड़ा खतरनाक खेल शुरू हो गया था। और यह संघर्ष इतना बड़ा था कि यह पूरे अभियान को पटरी से उतार सकता था। तो अब कहानी का फोकस बंगाल से हटकर रतनपुर की तरफ मुड़ता है। यहाँ की जो राजनीतिक उथल-पुथल थी वो बंगाल अभियान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली थी। मतलब ये कोई छोटा-मोटा स्थानीय झगड़ा नहीं था, बल्कि एक ऐसा संकट था जो पूरे के पूरे मिशन पर ग्रहण लगा सकता था। तो इस पूरे सियासी खेल में समझिए 3 बड़े खिलाड़ी थे।
पहले खुद भास्कर पंत, जिनका मकसद था रतनपुर पर मराठा नियंत्रण बनाए रखना। दूसरे थे वहां के स्थानीय शासक रघुनाथ सिंह, जो किसी भी कीमत पर मराठा प्रभाव को खत्म करना चाहते थे। और तीसरे थे मोहन सिंह, जो इस पूरे मौके का फायदा उठाकर खुद गद्दी पर बैठना चाहते थे। जाहिर है, इन तीनों की महत्वाकांक्षाओं का टकराव होना तो तय ही था। तो आखिर रतनपुर में ये सत्ता का संकट खड़ा कैसे हुआ? हुआ ये कि सबसे पहले रघुनाथ सिंह ने हमला करके खजाना लूट लिया। अब भास्कर पंत तो वहां थे नहीं, तो उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर मोहन सिंह ने एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया। इसके जवाब में भास्कर पंत ने अपने हितों की रक्षा के लिए कल्याणगिरी गुसाई को अपना प्रतिनिधि बनाकर वहां भेज दिया। और बस जल्द ही ये संघर्ष और भी ज्यादा बढ़ गया। रघुनाथ सिंह और पंत के प्रतिनिधि कल्याणगिरी गोसाई सीधे सीधे आमने सामने आ गए। अब ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं रह गई थी, बल्कि ये स्थानीय सत्ता और मराठा साम्राज्य के अधिकार के बीच एक सीधी टक्कर बन गई थी। रतनपुर की इस उलझन को किसी तरह सुलझाते हुए भास्कर पंत वापस अपने मुख्य मिशन यानी बंगाल अभियान पर लौटते हैं। लेकिन यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक घातक निमंत्रण सब कुछ बदलने वाला था। जरा इन कुछ सालों के घटनाक्रम पर गौर कीजिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 1741 में बंगाल अभियान शुरू हुआ। अगले 3 साल रतनपुर के संघर्ष में ही उलझे रहे। 1745 की शुरुआत में पंत ने वहां आखिरकार स्थिरता कायम कर ही दी, लेकिन उसी साल के अंत में मानकट नाम की जगह पर धोखे से उनकी हत्या कर दी गई। और ये सब हुआ कैसे? बंगाल के नवाब अली वर्दी खान ने एक प्रस्ताव भेजा। उसने भास्कर पंत को शांति वार्ता के लिए बुलाया। पहली नज़र में तो ये सालों से चल रही लड़ाई को खत्म करने का एक बहुत ही सुनहरा मौका लग रहा था। यहीं पर इतिहास एक बहुत अहम सवाल पूछता है, क्या ये वाकई में शांति के लिए बढ़ाया गया हाथ था, या फिर एक सोचा समझा घातक जाल? और जवाब था विश्वासघात। मानकट में शांति वार्ता के नाम पर भास्कर पंत और उनके सबसे भरोसेमंद साथियों को एक जाल में फंसाया गया और बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। इस एक धोखे ने एक शानदार सेनापति के विजय अभियान पर हमेशा के लिए विराम लगा दिया। उनकी विरासत, जो शायद इतिहास का रुख ही बदल सकती थी, एक पल में खत्म हो गई। तो चलिए भास्कर पंत की इस पूरी कहानी को संक्षेप में समझते हैं। उन्होंने बंगाल पर एक जबरदस्त मराठा हमले का नेतृत्व किया। साथ ही उन्होंने रतनपुर के मुश्किल सियासी संकट को भी बहुत काबिलियत से संभाला और विद्रोही शासक को 2 बार हराया। लेकिन अंत में उनकी सारी की सारी उपलब्धियां 1745 में हुए एक विश्वासघात की भीड़ चढ़ गईं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर भास्कर पंत के साथ वो धोखा ना हुआ होता और उनका बंगाल अभियान कामयाब हो जाता, तो क्या आज भारत का इतिहास कुछ और होता? इतिहास में धोखे और साजिश की कहानियां तो खैर भरी पड़ी हैं, पर सोचिए, क्या कभी ऐसा सुना है कि कोई राजा अपने ही खानदान को, अपने ही वंश को खत्म करने की साजिश रचे? आज हम मध्य भारत के इतिहास से एक ऐसे ही किरदार की कहानी पर बात करेंगे। नाम था मोहन सिंह, और ये नाम एक बहुत बड़े राजवंश के खत्म होने और एक नए दौर के शुरू होने की कहानी बन गया। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही ताकतवर राजवंश कलचूरियों के पतन से। और देखिए, ये कोई ऐसा वैसा नॉर्मल पतन नहीं था, ये एक बड़ा ही ड्रामेटिक एंड था जिसने उस पूरे इलाके का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल यही उठता है ना, कि भाई सदियों पुरानी एक इतनी मजबूत सल्तनत अचानक से कैसे खत्म हो सकती है? क्या ये बस किस्मत का खेल था, या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी चल रही थी? और इसका जवाब सच में हैरान कर देता है। जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि कलचूरियों का राज कोई नेचुरली खत्म नहीं हुआ था। नहीं, ये एक सोची समझी पूरी तरह से प्लान की हुई साजिश थी। किसी ने अंदर से ही इसकी जड़ें खोद डाली थी। और ये साजिश और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है जब ये पता चलता है कि किसी बाहरी ताकत, मतलब मराठों को हमला करने के लिए बाकायदा इनवाइट किया गया था। सोचिए, ये तो बिल्कुल वैसा हुआ कि अपने ही घर में दुश्मनों को बुला लिया। बस इसी एक कदम ने कलचूरियों की किस्मत पर ताला लगा दिया। तो फिर सवाल ये है कि आखिर कौन था वो जिसने अपनी ही सल्तनत की बर्बादी की इतनी बड़ी बाजी बिछा दी? चलिए अब उस मेन कैरेक्टर की बात करते हैं। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जो रिकॉर्ड्स हैं वो सीधे सीधे उस एक आदमी का नाम बताते हैं जिसने ये सब किया, मोहन सिंह। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना।
एक कलचूरी राजा ही अपने खानदान के पतन की सबसे बड़ी वजह बना। अच्छा, तो मोहन सिंह के बारे में कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। इनका राज चला 1745 से 1757 तक और 23 जनवरी 1757 को रतनपुर में इनकी मौत हो गई। और इनका टाइटल वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मराठों के अधीन अंतिम कलचूरी शासक। मतलब ये टाइटल ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है, नहीं? तो सबसे मेन पॉइंट यही है जिसे सोर्स एकदम साफ साफ कहता है, इन्होंने ही कलचूरियों की समाप्ति का षड्यंत्र रचा था तथा मराठों को आक्रमण हेतु आमंत्रित किया था। सोचिए, ये इतिहास के सबसे बड़े पैराडॉक्स में से एक है। एक राजा जो अपनी ही विरासत को, अपनी ही लेगेसी को मिटाने पर तुला था। पर सवाल वही है, ऐसा क्यों किया होगा? कोई अंदर की लड़ाई थी या फिर सत्ता का लालच? ये सवाल आज भी बना हुआ है। तो मोहन सिंह की मौत सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी, ये तो उस पूरी साजिश का, समझिए, फाइनल स्टेप था। इसके बाद पावर का पूरा गेम ही बदल गया और एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत हुई। और ये पावर शिफ्ट कितनी तेजी से हुआ, जरा इस पर गौर करिए। 1757 से पहले तक कलचूरी राजा मोहन सिंह पावर में थे। 23 जनवरी 1757 को उनकी मौत हो जाती है और उनके मरते ही फौरन बाद बिंबाजी भोंसले, जो एक मराठा थे, उनको नया राजा बना दिया जाता है। मतलब सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, एकदम प्लान के मुताबिक। ये जो पावर ट्रांसफर हुआ, ये इतना स्मूथ था, इतना आसान, कि जैसे सब कुछ पहले से ही सेट था। मोहन सिंह की मौत तो बस वो आखिरी ट्रिगर थी जिसने उस बदलाव को पूरा कर दिया, जिसकी स्क्रिप्ट उन्होंने खुद ही तो लिखी थी। एक एरा का एंड और दूसरे की सॉलिड शुरुआत। तो आखिर में बात आती है मोहन सिंह की लेगेसी की। उन्हें कैसे याद रखा जाए? और ये सवाल ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उनकी कहानी में इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इतने विरोधाभास हैं कि ये तय करना ही मुश्किल हो जाता है कि वो हीरो थे या विलन। मोहन सिंह की विरासत सच में एक पहेली जैसी है। इसको 3 तरह से देख सकते हैं। एक, कि वो कलचूरी डायनेस्टी के आखिरी राजा थे। दूसरा, कि वो उसी डायनेस्टी के खत्म होने की वजह भी बने। और तीसरा, कि वो वही आदमी थे जिसने मराठा राज के लिए दरवाजे खोल दिए। और यहीं पर ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी भी राजा के लिए या किसी भी लीडर के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? उसकी अपनी पर्सनल लेगेसी या फिर उसके पूरे वंश, उसकी पूरी कौम का भविष्य? मोहन सिंह के इरादे जो भी रहे हों, एक बात तो पक्की है, उनकी ये कहानी इतिहास में हमेशा एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमय चैप्टर बन। जब हम छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात करते हैं तो एक राजवंश का नाम जरूर आता है, कलचूरी राजवंश। इसका असर आज भी देखा जा सकता है। पर असल में उनके सबसे बड़े शासक कौन थे और उन्होंने अपने इतने बड़े साम्राज्य को कहाँ से चलाया? आज हम कलचूरी राजवंश की कहानी को ही समझने वाले हैं, उनके शाही जोड़ों से लेकर उनकी बदलती राजधानियों तक। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो आज हम जो भी बात करने वाले हैं उसका आधार है ये दस्तावेज। इसमें कलचूरी राजवंश से जुड़ी सारी ज़रूरी जानकारी है। ये वो फैक्ट्स हैं जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बहुत काम आते हैं। तो चलिए ज़रा गौर से देखते हैं कि इसमें क्या खास है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने इस राजवंश को चलाया। और हम सिर्फ राजाओं की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, हम उन शक्तिशाली रानियों की भी बात करेंगे जो उनके साथ खड़ी रहीं और जिन्होंने इतिहास को शेप देने में एक बड़ा रोल निभाया। कहानी शुरू होती है रत्नदेव प्रथम और उनकी रानी नौनल्ला देवी से। ये इस राजवंश के शुरुआती मजबूत स्तंभों में से थे। उनके बाद आए पृथ्वीदेव प्रथम और राजाल्ला देवी। ये नाम बहुत अहम है क्योंकि इन्हीं लोगों ने राजवंश की नींव को और भी पक्का किया था। तो कहानी आगे बढ़ती है और राजवंश की विरासत भी। यहाँ हम देखते हैं जाजलदेव प्रथम और उनकी रानी लाचल देवी को, और फिर आते हैं जगादेव और सोमल देवी। हर पीढ़ी के साथ इस राजवंश की कहानी में एक नया पन्ना जुड़ रहा था। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है, वो है रत्नदेव द्वितीय का मामला। उनकी एक नहीं बल्कि 2 रानियां थीं, लल्ला और पद्मा। अब ये उस जमाने के हिसाब से थोड़ी अलग बात थी और हो सकता है कि ये उस वक्त के राजनैतिक गठबंधनों या शक्ति संतुलन की तरफ कोई इशारा करती हो।
अच्छा, शासकों की बात तो हो गई, पर कोई भी राजवंश सिर्फ राजा रानियों से नहीं बनता, बल्कि उन जगहों से भी बनता है जहां से वो राज करते थे। तो अब हम कलचुरियों के शक्ति के केंद्रों पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि उनकी राजधानियां समय के साथ कैसे बदली। ये बदलाव उनकी रणनीति की पूरी कहानी बताते हैं। देखिए, उनका सफर शुरू होता है तुम्माण से। ये उनकी पहली राजधानी थी। फिर वो रतनपुर गए, जो एक बहुत बड़ा पावर सेंटर बना। इसके बाद उन्होंने छुरी कोसगई और खल्लारी जैसे इलाकों तक अपना विस्तार किया और आखिर में पहुंचे रायपुर, जो आज भी कितना अहम शहर है। हर एक कदम एक बड़ा रणनीतिक फैसला था। तो ये जो लिस्ट हमने देखी, ये सिर्फ शहरों के नाम नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि कलचुरियों ने कैसे अपनी ताकत को बढ़ाया, नए इलाकों पर कंट्रोल किया और वक्त के साथ अपनी प्रायोरिटीज कैसे बदलीं। तो अब तक हमने शासकों और राजधानियों को अलग-अलग देखा है। अब इन दोनों को जोड़ने का वक्त आ गया है, जो कि सबसे मजेदार हिस्सा है। आखिर किस शासक ने किस शहर की नींव रखी थी? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, कौन सी राजधानी किस शासक ने बसाई? इन कनेक्शंस को समझना ही कलचुरी राजवंश के इतिहास की पहेली को सुलझाने जैसा है। चलिए जवाब देखते हैं। और ये रहे जवाब। कलिंग राज ने तुम्माड़ के साथ नींव रखी। रत्नदेव प्रथम, जिनसे हम पहले मिल चुके हैं, उन्होंने रतनपुर को बसाया। फिर बाहरेंद्र साय ने छुरी कोसगई की स्थापना की। केशवदेव और रामचंद्र देव ने खल्लारी की और ब्रह्मदेव ने रायपुर की। और हाँ, ये सिर्फ जानने के लिए नहीं है, ये जो कनेक्शन है ना, ये सीधा सीधा CGPSC जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अगर कलचुरी राजवंश से जुड़ी कोई एक बात याद रखनी हो तो वो यही है, शासक और उसकी राजधानी का सीधा कनेक्शन। यही वो कड़ी है जो हमें उनके विस्तार, उनकी रणनीति और उनकी स्थायी विरासत को समझने में मदद करती है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं कि इन शासकों ने अपनी राजधानियां बदली ही क्यों? क्या ये किसी जीत की वजह से था, या सुरक्षा के लिए, या फिर कोई आर्थिक कारण था? इन बदलावों के पीछे की वजहें ही हमें कलचुरी राजवंश की महत्वाकांक्षाओं और चुनौतियों की असली कहानी बताती हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। देखिए, इतिहास में राजवंश अपनी छाप कैसे छोड़ते हैं। कुछ युद्ध जीतकर, कुछ अपने साम्राज्य को फैलाकर, लेकिन कुछ राजवंश ऐसे भी होते हैं जो अपनी कहानी पत्थरों में लिख जाते हैं। एक ऐसी विरासत जो सदियों तक समय को भी चुनौती देती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? कोई भी राजवंश एक ऐसी विरासत कैसे बना लेता है जो पीढ़ियों तक, सदियों तक कायम रहे? छत्तीसगढ़ के कलचुरी राजवंश के लिए इसका जवाब उन्हीं पत्थरों में मिलता है जिन्हें उन्होंने तराशा, बनाया और सहेजा। उनकी पूरी कहानी हमें इन्हीं ऐतिहासिक रिकॉर्ड से पता चलती है, जो हमेशा हमेशा के लिए पत्थरों पर लिख दी गई। कलचुरियों के जो ये काम थे, वो सिर्फ इमारतें नहीं थीं। नहीं, असल में ये उनकी विरासत का एक बहुत ही सोचा समझा ब्लूप्रिंट था। एक ऐसा नक्शा जो भविष्य बनाने और साथ ही अतीत का सम्मान करने के लिए तैयार किया गया था। और जब हम इस ब्लूप्रिंट को जरा गौर से देखते हैं ना, तो दो बड़ी साफ साफ भूमिकाएं सामने आती हैं। एक तरफ वे थे संस्थापक यानी फाउंडर्स, और दूसरी तरफ वे थे संरक्षक यानी प्रिजर्वर्स। उनके शासन का पूरा सार बस इन्हीं दो किरदारों में छुपा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनकी पहली भूमिका की। कलचुरी एक ऐसे राजवंश के तौर पर जिसने नए शहर बसाए और इस पूरे इलाके के नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, ये सिलसिला शुरू होता है 11वीं सदी में रत्नदेव प्रथम के साथ, जिन्होंने रतनपुर की स्थापना की। अब समझिए, ये सिर्फ एक नया शहर बसाना नहीं था, ये तो एक पूरे राजवंश की नींव रखने जैसा था। एक ऐसा सेंटर बनाना जहां से उनकी ताकत और संस्कृति दूर दूर तक फैल सके। और कमाल की बात यह है कि उनकी ये सोच किसी एक पीढ़ी तक ही नहीं रुकी, ये सिलसिला सदियों तक चलता रहा। जैसा कि हम देख सकते हैं, 14वीं सदी में रामचंद्र देव में रायपुर की स्थापना की और ये विरासत 17वीं सदी में तखत सिंह के तखतपुर बसाने तक जारी रही। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि ये कोई एक दो बार का काम नहीं था। नहीं, ये तो पूरे इलाके में शहरी विकास का एक लगातार सदियों तक चलने वाला प्रोजेक्ट था। लगभग हर सदी में नए शहर जुड़ते चले गए। लेकिन रुकिए, नए शहर बनाना तो कहानी का सिर्फ एक पहलू था। उनकी विरासत का एक और उतना ही जरूरी हिस्सा भी था, और वो कुछ नया बनाने से नहीं, बल्कि जो पहले से था उसे बचाने से जुड़ा था। और जानते हैं, इस दोहरी विरासत का सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? एक ही शासक, जाजलिया देव प्रथम,
हमने उन्हें जांजगीर शहर के संस्थापक के रूप में तो देखा, पर उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में वही हमें कहानी के दूसरे और बेहद दिलचस्प हिस्से तक ले जाते हैं। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं और बात करते हैं कलचूरियों की दूसरी भूमिका की, अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के एक समर्पित संरक्षक के रूप में। और देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है, हमें फिर से जाजल्यदेव प्रथम का नाम दिखाई देता है, लेकिन इस बार एक शहर बनाने के लिए नहीं, बल्कि 12वीं सदी में पाली के प्राचीन शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए। यह साफ दिखाता है कि उनके लिए बनाना और बचाना दोनों कितने जरूरी थे। और वो अकेले नहीं थे। गौर करने वाली बात है कि सिर्फ 12वीं सदी में ही एक दो नहीं बल्कि 3 अलग अलग शासकों ने बड़े मंदिरों को फिर से संवारने का काम किया। ये अपनी विरासत को बचाने के लिए एक बहुत ही संगठित कोशिश को दिखाता है। और ये सिलसिला सिर्फ एक सदी तक नहीं रुका। सदियों बाद 15वीं सदी में बहारेंद्र साई ने महामाया मंदिर के सभागृह का जीर्णोद्धार करवाया। ये इस बात का सबूत है कि इस राजवंश में अपनी धरोहर को सहेजने की परंपरा पीढ़ियों तक चलती रही। तो चलिए अब इन दोनों धागों को, यानी बनाने और बचाने की कहानी को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। तो बात यह है कि कलचुरियों ने नए के निर्माण और पुराने के संरक्षण के बीच एक गजब का संतुलन साधा। मतलब एक तरफ वो भविष्य के लिए शहर बना रहे थे और दूसरी तरफ अतीत की धरोहर को संभाल रहे थे। शायद यही संतुलन उन्हें इतना महान बनाता है। इस तुलना से उनकी दोहरी भूमिका और भी साफ हो जाती है। एक तरफ उन्होंने भविष्य को देखते हुए लोगों के लिए चहल पहल वाले शहर बसाए, तो दूसरी तरफ उन्होंने अतीत का सम्मान करते हुए देवताओं के लिए शांत मंदिरों को सहेजा। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू थे और दोनों मिलके ही कलचुरी विरासत को पूरा करते हैं। कलचुरियों ने तो अपनी कहानी पत्थरों में लिख दी। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आज हम जो कुछ भी बना रहे हैं, हमारी इमारतें, हमारे शहर, वो आने वाली पीढ़ियों को हमारे समय और हमारे मूल्यों के बारे में क्या कहानी सुनाएंगे।